मेरी शादी बहुत ही अच्छे से संपन्न हुई थी। मेरी मम्मी पापा ने मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा लड़का ढूंढा था, जो दिखने में तो अच्छा था ही और अच्छे परिवार से भी था। शादी होने के बाद मैं विदा होकर अपने ससुराल आ गई। वहां आई तो अपने कमरे में एक बहुत ही सुंदर सजे हुए बेड पर मुझे बिठा दिया गया। एक लंबा सा घूंघट किए मैं उस बिस्तर पर बैठकर अपने पति का इंतजार कर रही थी। काफी देर इंतजार करने के बाद वो कमरे में आ गए। नजर भर उठाकर मैंने उन्हें देखा था। बहुत हैंडसम थे वो। इतने अच्छे दिखते थे वो कि उनसे नजरें हटा पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। पर ये क्या, उनके पीछे एक और आदमी खड़ा था। वो मुझे ही घूर रहा था। आज तो मेरी सुहागरात थी ना, तो मेरे पति ये किस आदमी को लेकर कमरे में आ गए थे। भला अपनी सुहागरात पर पति कोई दूसरे आदमी को लेकर आता है। बहुत ही डरावना सा आदमी था वो। बड़ी बड़ी दाढ़ी, आंखें बिल्कुल लाल जैसे कि खून उतर गया हो, माथे पर लंबा सफेद तिलक। बहुत अजीब सा लग रहा था। पता नहीं मेरे पति उसे क्यों लेकर आए थे, लेकिन मुझे अपने मम्मी पापा पर भी पूरा भरोसा था कि उन्होंने मेरी शादी एक अच्छे इंसान से ही की होगी। मैं इतना तो जानती थी कि मेरे पति ऐसे इंसान जरूर होंगे जो अपनी बीवी की इज्जत और रक्षा दोनों कर सकते हो। मैं इंतजार कर रही थी कि अभी आगे क्या करेंगे। चुपचाप बैठी हुई थी मैं। वो दूसरा दाढ़ी वाला आदमी थोड़ा आगे बढ़ा और मेरे करीब आ रहा था। मेरे पास आकर मेरे बिस्तर के नीचे झुका और नीचे झुककर उसने वहां पर एक अंडे की ट्रे रख दी। बहुत अजीब था, है ना सुनने में। मुझे भी यही लगा था कि ये क्या कर रहा है। ये सब कुछ मैं घूंघट के अंदर से ही चुपचाप बैठी बैठी देख रही थी। मैं तो सोच रही थी कि भला अंडे की ट्रे अपने बेडरूम में कौन रखता है, वो भी बिस्तर के नीचे। फ्रिज में रखी जाती है ना। मैं ये सब कुछ घूंघट के अंदर से ही देख रही थी। मन कर रहा था बहुत कि पूछूं ये क्या हो रहा है, लेकिन मैं पहले ही रात ना तो अपने पति से कोई बहस करना चाहती थी और ना ही लड़ाई, तो मैंने अपना मुंह बंद रखना ही ठीक समझा। कुछ देर में वो आदमी मेरे पति के कानों में कुछ कहकर बाहर निकल गया। चलो अच्छा ही हुआ वो गया, तो बहुत ही डरावना था। जब वो गया तो मुझे थोड़ा सुकून आया कि अब मैं बिल्कुल आराम से बैठ सकती हूँ। इंतजार कर रही थी मैं अपने पति का, लेकिन मेरे पति ने तो मेरी तरफ देखा तक नहीं। वो बाथरूम गए, कपड़े बदले और आकर लेट गए। मुझे कहने लगे कि तुम भी शादी की भाग दौड़ में बहुत थक गई होगी, थोड़ा आराम कर लो। मुझे भी बहुत नींद आ रही है। ये क्या बात हुई? ऐसे कौन करता है? आखिर एक दुल्हन शादी वाली रात अपने पति के लिए ही तो तैयार होती है ना। और इन्होंने तो मुझे नजरें उठाकर देखा तक नहीं था। मेरे तो जैसे सारे सपने ही टूट गए। मेरे पति का नाम रोशन था। मैंने उन्हें शादी से पहले सिर्फ फोटो में देखा था, तो अभी कोई ज्यादा बातचीत भी नहीं हुई थी। सोचा था कि आज रात ही मैं इनको अच्छे से जान पाऊंगी, लेकिन इन्होंने तो 1 मिनट नहीं लगाया ये बात कहने में। मैंने अपने पति की तरफ देखा और कहा कि रोशन, आपने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। मैंने कहा कि आपने तो मेरी तरफ देखा तक नहीं। तो वो जोर से हंसने लगे। हंसते हुए कहने लगे कि दिल टूट जाए तो कोई बात नहीं, अंडे की ट्रे नहीं टूटनी चाहिए जो नीचे रखी है। दिल तो फिर जुड़ जाएगा, दिल का क्या है। ये किस तरीके की बातें कर रहे थे? अच्छा, मुझे याद आया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये कैसा सवाल पूछ रहे थे वो। मैंने कहा मतलब? वो बोलने लगे कि मैंने अपनी माँ को कहा था कुछ तुम्हारे लिए, उन्होंने तुम्हें बताया नहीं। मैंने बहुत ही हैरानी से पूछा कि क्या कहा था, तो वो कहने लगे कि तुम्हें महीना भर मेरी माँ के साथ उनके कमरे में ही सोना है, मेरे कमरे में नहीं। ये तो मैं कुछ अजीब ही सुन रही थी। शादी के बाद अपनी सास के कमरे में कौन सोता है? तुम कपड़े बदलो और जाकर बाहर माँ के कमरे में सो जाओ, या फिर तुम एक काम करो, तुम आज यहीं सो जाओ, मैं बाहर चला जाता हूँ, यही तुम्हारे लिए ठीक होगा। पर मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इस बारे में मुझसे कोई बहस नहीं करोगी। मैंने तो तुमसे शादी भी इसलिए ही की थी क्योंकि तुम बहुत समझदार और शर्मीली सी थी, उन तेज तर्रार लड़कियों की तरह नहीं। उम्मीद है तुम मेरी बात समझो। उनकी बातें तो मुझे समझ ही नहीं आ रही थी, कहाँ से समझती। भला अपने पति के साथ रहने में कौन सी बेशर्मी होती है। मैं तो चुपचाप उनकी बातें ही सुन रही थी। उनकी बातों से लग रहा था कि उनकी सोच बहुत पुरानी है, लेकिन कोई बात नहीं, अब शादी हो गई थी तो निभानी तो थी ही। समय के साथ शायद सब कुछ ठीक हो जाता। कुछ बोलना चाह रही थी मैं, लेकिन उसके बाद मैंने चुप रहना ही ठीक समझा। सोचा कि कल सुबह उठकर अपनी सास से ही इनके व्यवहार के बारे में बात करूंगी। हो सकता है उनके पास इस बात का कोई समाधान हो। यही सब सोचते सोचते मैं सो गई। सुबह ही मेरी सास ने मेरा दरवाजा बजाया। उठकर जब मैंने दरवाजा खोला तो उनका मुस्कुराता चेहरा मुझे देख रहा था। वो मुझसे कहने लगी कि कैसा लगा तुम्हें मेरा बेटा। मैं उम्मीद करती हूँ कि रात को सब कुछ बहुत अच्छा था। तुम्हारी शादीशुदा जीवन की शुरुआत हो गई होगी।
उनकी इस तरीके की बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं अपनी सास को गले लगाकर ही जोर जोर से रोने लगी। मैंने उन्हें कहा कि माँ जी, उन्होंने तो मुझसे बात तक नहीं की, और तो और वो मुझे कह रहे थे कि मुझे आज से आपके कमरे में सोना है, वो भी पूरे महीने भर के लिए। ये तो मैं पहली बार ही सुन रही हूँ कि शादी के बाद औरत अपने पति के कमरे में नहीं सोती, अपनी सास के कमरे में सोती है। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता। मेरी इन बातों को सुनकर मेरी सास का व्यवहार जैसे एकदम से मेरे लिए बदल गया। वो बहुत गुस्से में आ गई थी। मुझे कहने लगी कि किस तरीके की पत्नी हो तुम, अपने पति को पहली रात में भी नहीं लुभा पाई। औरत तो वो चीज है जो अपने व्यक्तित्व से पत्थर को भी पिघला दे, और तुम एक आदमी को नहीं संभाल पाई रात को। वो किस तरीके की बातें कर रही थी मुझसे। मुझे उनकी बातें सुनने में भी शर्म आ रही थी। वो आगे कहने लगी कि पता नहीं आजकल की लड़कियां किस तरीके की हैं, सिर्फ अपने में ही रहती हैं, इन्हें घर गृहस्थी के बारे में कुछ पता ही नहीं है। मुझे देखो, हमारे जमाने में तो औरतें पहली रात में ही पति को अपने वश में कर लेती थी, इतनी सेवा करती थी। तुम्हारे ससुर भी मेरे आगे पीछे घूमते थे और तुमने पता नहीं क्या किया। लेकिन खैर, जाने दो। अब अगर रोशन ने कहा है कि तुम्हें मेरे कमरे में सोना है तो तुम्हें वहीं सोना होगा। हमारे यहाँ मर्दों की बात मानी जाती है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। तुम्हें मेरे बेटे ने एक मौका दिया था, तुमने वो भी गवा दिया। उसमें भी तुम अपने पति को रिझा नहीं पाई। मेरी सास तो बोल ऐसे रही थी जैसे उनका बेटा कोई राजा महाराजा है और मैं उसकी दासी हूँ जो उसे पहली रात लुभा नहीं पाई। उन्होंने आगे कहा कि अब से तुम मेरे साथ मेरे कमरे में ही सोना। हाँ, मैं तुम्हारे लिए इतना जरूर कर सकती हूँ कि मैं वैसे ऊपर वाले कमरे में सोती हूँ, लेकिन अगर तुम मेरे साथ सोती हो तो मैं नीचे अपने कमरे के बराबर वाले कमरे में ही सो जाया करूंगी, ताकि तुम्हें उससे बात करने का और उसके करीब जाने का मौका मिले। अब मेरे पास कोई रास्ता तो वैसे भी नहीं था, तो मुझे उन्हीं की बात माननी थी। लेकिन अच्छा ये है कि उन्होंने कहा कि वो नीचे सो जाएंगी, तो कम से कम मैं अपने पति से बात करने की कोशिश तो कर पाऊंगी। शायद मैं उनके दिल में अपने लिए जगह बना पाऊं। अब मैं अपनी सास के कमरे में ही सोती थी। बहुत दिन हो गए थे मुझे उनके साथ सोते हुए। अपने पति से भी मैं समय समय पर कोशिश जरूर करती रहती थी कि मैं उनसे बात कर पाऊं, पर वो भी मेरी नाकाम कोशिशें ही होती थी। एक रात मैं आंख बंद करके अपनी सास के कमरे में ही लेटी हुई थी। नींद ही नहीं आ रही थी। अचानक मुझे कुछ हलचल महसूस हुई बाहर। जब अपने कमरे की खिड़की से देखा तो रोशन घर के अंदर आ रहे थे, पर उनके साथ में एक लड़की भी थी, बहुत सुंदर थी। वही काले लंबे बाल, एकदम सफेद चेहरा, सुंदर सी आंखें, और उसने काफी मॉडर्न कपड़े पहने हुए थे। वो रोशन के साथ साथ आ रही थी। तभी मेरी नजर पीछे पड़ी। ये तो वही आदमी था जो मेरी सुहागरात वाले दिन भी रोशन के साथ मेरे कमरे में आया था। आज भी वैसा ही दिख रहा था, बड़ी बड़ी दाढ़ी, लंबे बाल और आंखों में खून। पता नहीं क्यों उसे देखते ही मुझे डर लग जाता था। आज भी लग रहा था। रोशन को उस लड़की के साथ देखते ही सबसे पहला ख्याल मेरे दिमाग में ये आया कि कहीं ये उससे शादी तो नहीं कर रहे। मैंने रोशन से बात करने की बहुत कोशिश की थी। हमेशा उनके आगे पीछे घूमती रहती थी। उनके लिए नाश्ता बनाना, उनके कपड़े रखना, सारे काम किया करती थी मैं, ताकि शायद कभी वो मुझ पर ध्यान दें। लेकिन उन्होंने कभी मुझ पर ध्यान ही नहीं दिया। अगर कभी मैं उनके सामने आ भी जाती थी तो वो मुझे नजरअंदाज कर जाते थे। आंखें उठाकर देखा ही नहीं कभी उन्होंने मुझे। लेकिन अगर वो उस लड़की से शादी करने वाले थे तो मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। मेरे होते हुए वो दूसरी शादी नहीं कर सकते। बिना मेरी इजाजत के वो एक लड़की को घर ले आए थे, अपने कमरे में लेकर जा रहे थे, वो भी उस आदमी के साथ। गुस्से में ही मैं जाकर रोशन के सामने खड़ी हो गई। उन्होंने मुझे सामने से हटने के लिए कहा, लेकिन मैं नहीं हटी। रोशन मुझे धक्का देते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गए उस लड़की के साथ। वो लड़की, रोशन और वो आदमी, ये तीनों ही उस कमरे में चले गए थे। उन तीनों के पीछे पीछे मैं भी उनके कमरे में जाने ही लगी थी तो रोशन ने तुरंत मुझे धक्का देकर कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। बहुत गुस्से में थी मैं उस दिन। मैंने रोशन से कहा कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम अंदर इस लड़की के साथ कमरे में अकेले क्या कर रहे हो? बाहर निकलो, मुझे तुमसे अभी बात करनी है। पहले तो रोशन ने काफी देर तक मेरी बातों का जवाब ही नहीं दिया। फिर वो कहने लगा कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम पागल हो? कमरे में मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा दोस्त भी है। मैं कुछ गलत नहीं कर रहा। तुम जाओ और जाकर सो जाओ अपने कमरे में। मैंने रोशन से कहा, तुम क्या मुझे बेवकूफ समझते हो? क्या मैं नहीं समझती कि आदमी औरत के साथ कमरे में क्या करता है? तुम दोनों उसके साथ क्या कर रहे हो कमरे में? तुम्हारे इरादे में जान गई हूँ। अब मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे शादी करने वाले हो। अगर तुम्हें यही सब कुछ करना था तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? अभी हमारी शादी को समय ही कितना हुआ है जो तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो?
तुम पहले ही ये सब कुछ कर लेते, कम से कम मेरी जिंदगी तो बर्बाद नहीं होती। तुम्हें मेरी जिंदगी बर्बाद करने का कोई हक नहीं है। बाहर निकलो अभी। मैं इस घर में अपनी सौतन के साथ नहीं रह सकती। मैं तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करने दूंगी। मैं तो अकेले ही बोली जा रही थी, अंदर से कोई आवाज आ ही नहीं रही थी। पता नहीं वो लोग उसके साथ क्या कर रहे थे। अचानक दरवाजा खुला, रोशन बाहर आए और वो मुझे कहने लगे कि देवी जी मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं इस लड़की के साथ कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं इससे शादी कर रहा हूँ। हमेशा तुम ही मेरी बीवी रहोगी। तुम समझती क्यों नहीं? तुम जाओ, जाकर सो जाओ। मुझे कुछ काम है, तुम मुझे अकेला छोड़ दो। फिर मेरी नजर उस लड़की पर पड़ी जो अंदर कमरे में बिस्तर पर बैठी हुई थी, और वो बाबा बड़ी दाढ़ी वाला मुझे घूर घूर के देख रहा था। मुझे तो उसकी नजरों से ही डर लगता था। और फिर रोशन भी बहुत गुस्से में थे, मुझे बार बार कह रहे थे वहां से जाने के लिए, लेकिन मुझे रोशन की बात से ये सुकून तो मिला, कम से कम वो दूसरी शादी नहीं कर रहे, वो इसी शादी को निभाने की बात कर रहे हैं। मैं वहां से चुपचाप चली गई। लेकिन अगर उसके साथ कुछ करना ही नहीं था तो वो एक लड़की को घर क्यों लेकर आए थे, वो भी अपने कमरे में रात को? रोशन मुझसे हमेशा ही चिल्लाकर बात करते थे। प्यार से बात उन्होंने कभी मुझसे की ही नहीं, लेकिन इतने महीनों में मुझे आदत हो चुकी थी उनकी इस तरीके की। मैं चुपचाप अपने कमरे में चली गई। मुझे अपना रिश्ता और अपना घर दोनों ही टूटते हुए नजर आ रहे थे। मुझे इसे बचाना था, पर कैसे? क्या करती मैं? वो रात जैसे तैसे निकली। सोई तो मैं नहीं थी, पर मैंने ये निश्चय कर लिया था कि कल से मैं और ज्यादा कोशिश करूंगी। रोशन को अपना बनाने के लिए सुबह उठकर मैं बहुत अच्छे से तैयार हुई और रोशन की पसंद का नाश्ता भी बनाया। मैंने सोचा कि अब मैं ज्यादा से ज्यादा रोशन के सामने ही रहूंगी। सुबह ये सब कुछ करने के बाद और अच्छे से तैयार होकर मैं रोशन के कमरे में गई, पर अंदर घुसते ही मेरी तो आंखें खुली की खुली रह गई। ये कमरा तो कुछ और ही था। यहाँ तो हर जगह जादू टोने टोटके का सामान रखा हुआ था। रोशन कमरे में ही थे। मुझे देखकर घबरा गए और उसके तुरंत बाद मुझे वहां से जाने के लिए कहने लगे। बोल रही थी कि मैंने तुम्हें मना किया था ना इस कमरे में आने के लिए, कि तुम्हें मेरी माँ के कमरे में रहना है। फिर तुम इस कमरे में क्या कर रही हो? बाहर निकलो कमरे से। और मुझे धक्का देकर कमरे से बाहर निकालने लगे, पर मैं कमरे से बाहर नहीं गई। मैंने कहा, मुझे बताओ कि आप ये क्या कर रहे हो? यहाँ इतना सारा ऐसा सामान क्यों रखा है? आप कुछ तो गलत कर रहे हो। मैंने कहा, रोशन तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो। इन बाबाओं को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये सब ढोंगी होते हैं। मैं तुम्हें उस बाबा के जाल में नहीं फंसने दूंगी। वो मुझे लगातार कमरे के बाहर जाने के लिए कह रहे थे, पर मैं नहीं गई। रोशन मुझे बहुत गुस्से से देख रहे थे और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कमरे के बाहर निकालकर कुंडी लगा दी। मैंने उन्हें बहुत बोला खोलने को, पर उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। अब तो ये सब कुछ रोज का ही हो गया था। लेकिन मैंने एक बात पर ध्यान दिया था कि रोशन के साथ जितनी भी लड़कियां आती थी उन सबकी शादी हो चुकी थी, और हमेशा उन लड़कियों के साथ वो बाबा भी आता था। रोशन लड़कियों को हमेशा अपनी माँ के सोने के बाद ही लाते थे। मैंने सोचा कि मैं इस बारे में रोशन की मम्मी से जरूर बात करूंगी। मैंने अपनी सास से पूछा कि ये सब क्या हो रहा है, और उन्हें बताया कि क्या वो जानती हैं उस कमरे के बारे में। तो मेरी सास कहने लगी कि रोशन किसी से भी शादी ही नहीं करना चाहता था। मैंने ही उसकी शादी जबरदस्ती कराई थी। सोचा था कि शादी होने के बाद जब उस पर जिम्मेदारियां आएंगी तो वो खुद ही ये सब चीजें छोड़ देगा, पर उसने तो तुम्हें ही पहली रात अपने कमरे से बाहर निकाल दिया था। मेरी सास कहने लगी कि मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाए, इसलिए मैंने उस दिन तुम्हें कहा था कि मैं भी आज से नीचे ही सो जाऊंगी, ताकि तुम अपने पति के और ज्यादा से ज्यादा पास रह सको। मैं उन्हें वो लड़कियों वाली बात भी बताने लगी थी, लेकिन बताते बताते चुप हो गई, क्योंकि अगर मैं उन्हें बता देती तो वो इस बारे में जरूर रोशन से बात करती, और मैं नहीं चाहती थी कि वो किसी भी हाल में चौकन्ना हो जाए। अगर चौकन्ना हो जाते तो शायद वो घर पर लड़कियां लाना ही बंद कर देते और ये काम कहीं और करते। मुझे जानना था कि वो आखिर लड़कियों के साथ करते क्या हैं, इसलिए मैंने लड़कियों वाली बात नहीं बताई। इन सब चीजों का पता लगाने के लिए अगली रात मेरी सास के सोने के बाद मैं रोशन के कमरे में जाकर छुप गई। मुझे देखना था कि आखिर इस कमरे में रात को होता क्या है। अभी मुझे इंतजार करते हुए ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ था कि कमरे का दरवाजा खुला। रोशन और वो बाबा दोनों ही कमरे में दाखिल हुए। पर ये क्या, आज कोई लड़की साथ में नहीं आई थी? मुझे तो बहुत ही ज्यादा निराशा हुई। मैंने सोचा कि आज शायद ही कुछ पता चल पाए, और मैं वहां से बाहर निकलने के बारे में सोचने लगी थी कि तभी मुझे उन दोनों की बातों की आवाज आई। बाबा रोशन को कह रहे थे कि तुम्हें अपनी बीवी का देखना पड़ेगा, वो बहुत दखलंदाजी कर रही है। इतनी मुश्किल से हमने अपना धंधा जमाया है, उसकी दखलंदाजी की वजह से हमारे धंधे को चौपट होते हुए देर नहीं लगेगी।
उनकी बातें सुनकर मैं तो सकते में ही आ गई थी कि ये किस तरीके के धंधे की बात कर रहे थे। मैंने तुरंत अपना फोन निकाला और रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दिया। आगे रोशन कहने लगे कि वो 2 कौड़ी की औरत, उसकी क्या औकात कि वो मेरे आगे कुछ बोले। वैसे भी मैं तो अपनी माँ की वजह से चुप हूँ, नहीं तो उसको तो मैंने कब का घर के बाहर कर दिया होता। तुम उसके बारे में चिंता मत करो, उसे तो मैं एक ही दिन में ठीक कर दूंगा। रोशन मेरे बारे में ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे कि मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरी शादी कैसे आदमी से हो गई है। मैंने तो अपने माँ बाप की पसंद पर विश्वास किया था, एक बार भी उनसे किसी तरीके का कोई सवाल जवाब नहीं किया था, लेकिन मेरी शादी एक ऐसे आदमी से हो गई जो धोखेबाज था। पता नहीं किस तरीके का धंधा करता था। वहां खड़े खड़े मेरी आंखों में आंसू बह रहे थे। कुछ देर तक वो दोनों बैठकर वहीं पर पीते रहे। रोशन तो औरतों को जूते के बराबर समझता था। वो दोनों ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे कि मन कर रहा था कि अपने कानों में उंगलियां डाल लूं और मुझे वो बातें सुनाई ना दे। बहुत गंदा आदमी था वो। काफी देर पीने के बाद रोशन उस बाबा को बाहर छोड़ने गए। मेरे पास अकेला यही मौका था उस कमरे के बाहर जाने का। रोशन के बाहर निकलते ही मैं फटाफट उस कमरे के बाहर चली गई और अपनी सास वाले कमरे में आ गई। आज रात की नींद तो मुझे आने से रही थी, ये बात तो आप भी जानते हैं। पता नहीं मेरे पति लड़कियों के साथ उस कमरे में क्या करते थे, और वो बाबा भी तो थे उनके साथ। मुझे ये तो खैर नहीं पता था कि वो उसके साथ क्या करते हैं, लेकिन मुझे ये जरूर पता था कि मुझे अब क्या करना है। मुझे बस सुबह होने का इंतजार था। सुबह होने के साथ ही मैं पुलिस स्टेशन गई और वहां जाकर उन्हें मैंने वीडियो दिखा दी, जो वीडियो मैंने रात को बनाई थी। मैं पुलिस को कहा कि मेरे पति कुछ गलत काम करते हैं, क्या करते हैं वो मैं भी नहीं जानती, लेकिन वो हर रोज लड़कियों को लेकर आते हैं और एक बाबा भी उनके साथ रहता है। तो ये सब कुछ जानने के लिए मुझे आपकी मदद की जरूरत होगी। मैंने पुलिस को कहा कि आज रात जब वो उस लड़की को और बाबा को लेकर आएंगे तो मैं आपको फोन कर दूंगी, आप प्लीज उस टाइम पर आ जाइएगा। पुलिस ने मुझे आश्वासन दिया कि वो समय से पहुंच जाएंगे। अब मुझे रात का इंतजार था। मेरी सास खाना खाकर सो चुकी थी और मुझे सिर्फ अपने पति का इंतजार था। उम्मीद थी कि आज वो लड़की को लेकर आएंगे। कुछ देरी हुई थी कि दरवाजा खुला और आज उनके साथ फिर एक लड़की और वो बाबा था। वो उसे कमरे में लेकर चले गए और दरवाजा बंद कर लिया। मैंने इस समय पुलिस को कॉल कर दिया। पुलिस कुछ ही देर में पहुंच गई। पुलिस ने उन सभी को रंगे हाथों पकड़ लिया था। पुलिस ने जब उनसे सख्ती से पूछताछ की तो मेरे पति ने बताया कि वो लोग बांझ औरतों को झांसा देकर यहाँ पर लेकर आते थे। उन्हें कहते थे कि उनके पास एक ऐसा टोटका है जिससे वो प्रेग्नेंट हो जाएंगी। औरतों के दिल पर क्या, एक बांझ औरतों के दिल पर क्या बीतती है वो शायद इस कहानी को पढ़ने वाली औरतें कम से कम समझ पा रही होंगी। इस बच्चे की चाह में औरतें इन दोनों को ही अपना सब कुछ दे देती थी। ये उन्हें बेड के नीचे रखी हुई ट्रे में से अंडा पीने के लिए देते और कुछ झाड़ फूक करने का भी नाटक करते थे, और वो औरतें भरोसा करके इन पर सब कुछ लुटा देती थी। ये दोनों उनके साथ गलत काम करते थे। पुलिस उन दोनों को लेकर चली गई। तब तक मेरी सास भी उठ चुकी थी। उन्हें मैंने सब कुछ बताया, पर मेरी सास ने मुझ पर गुस्सा नहीं किया। वो खुश हुई थी। वो कहने लगी कि मेरा बेटा इतनी गंदी हरकतें करेगा ये मुझे नहीं पता था। मैं तुम्हारी भी गुनहगार हूँ, मैंने तुम्हारी भी जिंदगी खराब की है। मैंने तो यही सोचा था कि शादी के बाद शायद वो सुधर जाएगा, लेकिन उसने तो तुम्हारी भी जिंदगी खराब कर दी। मैंने अपनी सास को माफ कर दिया और मैं अपने मम्मी पापा के साथ उनके घर चली आई। मैं यहाँ पर खुश हूँ। दुख भी बहुत होता है इस बात का कि शादी हुई, मैं दुल्हन भी बनी, जीवन साथी भी मिला, पर ऐसा जिसको मैं कभी याद भी नहीं करना चाहूंगी। इस कहानी में 2 बातें हैं। पहली ये कि हमारे समाज में ज्यादातर माएं ये सोचती हैं कि अगर बेटा निकम्मा है, काम नहीं कर रहा, बिगड़ा हुआ है, तो उसकी शादी कर दो, वो शादी के बाद सुधर जाएगा। आपको क्या लगता है ये कहाँ तक सही है? जब वो बच्चा आपके घर में ठीक नहीं हो पाया तो एक बाहर की आई हुई लड़की उसे क्या ठीक करेगी? ये सब पर लागू होता है कि जिम्मेदारियां इंसान को काबिल बना देती हैं। कुछ लोग बन भी जाते हैं, पर बहुत से लोग नहीं बन पाते। लेकिन आपकी इस थोड़ी सी गलतफहमी के चक्कर में किसी लड़की की पूरी जिंदगी खराब हो जाती है। और दूसरी बात यह कि हम जानते हैं कि बांझ होना हमारे समाज का इस तरीके का प्रेशर है जिसे किसी भी औरत के लिए जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरी आपसे विनती है कि अगर आपके आसपास या आपके परिवार में कोई भी इस तरीके की औरत है जो बच्चा नहीं कर पा रही है, जो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है, उसे आप सपोर्ट करें। उसे आपके सपोर्ट की जरूरत है। उसको दुत्कारे नहीं, उसको ताने ना सुनाएं, ताकि वो कल को किसी इसी तरीके के जाल में ना फंस जाए। आई होप आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने प्यारे से कमेंट नीचे ड्रॉप कर दीजिए। मिलूंगे आपसे नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।